हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग इससे पहले 3 वीडियो सेल के अपलोड कर चुके हैं, जिसपे हम लोग इससे पहले वाली जितनी भी टॉपिक्स थी जो कि यूकैरियोटिक सेल था, जैसे कि हम सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल के जो पार्ट्स थे जैसे कि सेल वॉल, और जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, डिटेल में जो सैंडविच मॉडल था, और जो कि हमारा सिंगल निकोल्सन मॉडल था। ठीक है, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाइज हम लोग देख चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हम उससे पहले वाली वीडियो में देख चुके थे। तो अब हम आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते तो पूरा का पूरा वीडियो में बने रहना। हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिकोड करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस पर्टिकुलर लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। हम हर एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए अपने चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस हमारी वीडियो सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहा है, लाइन टू लाइन में एनसीईआरटी को कर रहा है, वो क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता यार। वो क्वेश्चन गलत ही कर ही नहीं सकता। और ये चीज आप तब अगर आप पूरे की पूरी वीडियो को लाइन टू लाइन वाइज एनसीईआरटी की देख रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो इसके बाद जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको आते हुए लगेंगे। सारे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे और ये चीज होगा ही, रिजल्ट दिखेगा ही। क्योंकि जो अच्छी सा पढ़ाई होती है, जो कि लाइन टू लाइन वाइज जो पढ़ाई होती है, वो एकदम से नहीं हो जाता यार। वो एकदम से एक ही वीडियो में नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे ही होता है। वो वैसे ही काम होता है जैसे होना चाहता होता है। अगर आप किसी भी अच्छे से बड़े काम को जल्दी से करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ हो तो जाएगा, पर वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो अच्छे क्वालिटी में नहीं आ पाएगा, है ना। तो हमको धीरे 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 करके ही काम होता है और हम कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि यही सही पेस है, लाइन टू लाइन वाइज करना यही सही है। ठीक है, तो हम लाइन टू लाइन वाइज कर रहे हैं। आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को करने वाले हैं और हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because of their functions are coordinated. ठीक है, सबसे पहला चीज जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो हमको बताया गया है, वो हमको क्या बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहला चीज जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बताया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला चीज जो हम जानेंगे वो क्या है कि फंक्शंस, ये जो फंक्शंस है, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज ये है जो फंक्शंस है, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे से लिंक है, मतलब सबका फंक्शन एक दूसरे से लिंक है। समझ रहे हैं, जैसे कि ये चीज आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक वेयर हाउस है। ठीक है, एक वेयर हाउस है, तो जो सामान आएगा, सामान पहले एक जगह प्रोसेस होगा, फिर दूसरे पार्ट, अलग अलग पार्ट है, दूसरे पार्ट में प्रोसेस होगा, तीसरे पार्ट में जाएगा, ऐसे करके अब फिर यहाँ से डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। प्रोडक्ट डायरेक्ट यहाँ आएगा। अगर प्रोडक्ट इस वाले पार्ट में आया नहीं तो वो कभी इस पार्ट में आ ही नहीं पाएगा, मतलब लाइन से ही आना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला चीज है फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि क्वेश्चन पे आ सकता है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ध्यान रखना, इसके बाद कोई भी जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। बहुत बार हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेनस लेयर है, डबल मेम्ब्रेनस लेयर है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता ही होगा। नहीं, यहाँ पे जो 4 चीज बोला है वही आता है। क्या क्या? पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अगर पहला है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा गोल्गी बॉडी, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तीसरा क्या है? तीसरा है लाइसोसोम्स, और चौथा क्या है? वैक्यूल्स। ठीक है, यही चारों है, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स। इन चारों के ही जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, देखो लिख आगे बता रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। क्या बोल रहा है? आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। इसलिए with the above components these are not considered as part of endomembrane system. ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, not considered as part of endomembrane system। क्या बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है
किसका किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, नाम याद रखना, ठीक है। पहले दिन पढ़ते हैं हमको सब याद रहता है, लेकिन हमको 10 दिन बाद भी हमको याद रहे, हमको ऐसा पढ़ाई करना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो हमारे प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा है परऑक्सीसोम्स, परऑक्सीसोम्स। ये जो तीन है, ये तीनों के जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, फंक्शंस आरंट कोऑर्डिनेटेड, फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये तीनों जो है अपना इंडिविजुअल काम करेंगे, और अगर इंडिविजुअल काम करेंगे तो ये हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। ओनली यही चार जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है। बार बार ध्यान रखना, इसी में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अगर पूछा तो। अब हम बारी बारी से, सीधी बात है, बारी बारी से हम उन चारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कौन आया यहाँ पे, सबसे पहला हमारा आया यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला आया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ, ठीक है। बारी बारी से बात करेंगे। इसका एक फोटो भी यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम of teeny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। इसका ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसका वर्डिंग ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिवील द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ से, अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस लाइन को ध्यान रखना, ठीक है। ये जो लाइन है ना, क्या पूछेगा कि डैश, ऐसा करके डैश करके पूछेगा, और इस वर्ड को लिख देगा, क्या, अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, वो पूछेगा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन पूछना हुआ तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आंसर में 4 ऑप्शन होंगे, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि राइबोसोम हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। हमको क्या टिक करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वर्डिंग को ध्यान रखें, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्डिंग को ध्यान रखें, ठीक है, वर्डिंग को ध्यान रखें। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हेंस ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। क्या, अच्छा पहले तो इसका मीनिंग समझा देता हूँ। अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, देखिए नेटवर्क है रेटिकुलम का, देख रहे हैं नेटवर्क का पूरा ऐसे नेटवर्क है। नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखिए कैसे स्कैटर्ड टाइप का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, देखिए ट्यूब टाइप का दिख रहा है। देखिए यहाँ से, देखिए ये वाला पार्ट जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, स्कैटर्ड है ना, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। Hence, ER divides the intracellular space into 2 distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal cytoplasm compartment, ठीक है। ER और ये वाला पॉइंट, ये पहला दूसरा लाइन है, मैं इसको पहला पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। दूसरा क्या बोला कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड कर रहा है किसको डिवाइड कर रहा है, हमारा साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में। पहला है, ये क्या बोल रहा है, इसको क्या बोला है, इंट्रासेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर मतलब कि जो हमारा ल्यूमिनल है, मतलब कि ये वाला पार्ट जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोल रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया, ठीक है। इसको मैं ये लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और ये हमारा इंट्रा ल्यूमिनल हो गया या फिर ल्यूमिनल हो गया, ठीक है। ये ल्यूमिनल पार्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट हो गया। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोटो इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखना है। रफ इसीलिए रफ है क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे राइबोसोम आके चिपक गया है, ठीक है, इसीलिए वो रफ हो गया है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, इसका भी बहुत सारा यूज है, ठीक है। उसके बाद इधर राइबोसोम और इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म को 2 भाग में डिवाइड किया, एक साइटोप्लाज्म जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया और एक ल्यूमिनल हो गया, ठीक है, जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, क्यों कर रहा है, अभी देखना आगे लिखेगा। द ER ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। राइबोसोम जो है आउटर सरफेस में अटैच है, ये जो गोला गोला दिख रहे हैं इसमें। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum, RER. In the absence of ribosome they appear smooth and called smooth endoplasmic reticulum, ठीक है। तो 2 टाइप के
मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो देखिए ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो पार्ट आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे जहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जहाँ पे राइबोसोम अटैच्ड है हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। RER is frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis and secretion। अच्छे से ये बात बहुतों को पता है, बहुत लोगों को, जो लोग 11th में अभी भी आए हैं उन लोगों को शायद नहीं पता होगा, ठीक है, कि जो राइबोसोम है हमारा, राइबोसोम, ठीक है, इसका जो मेन जो काम है वो काम ही क्या है, वो काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब यही होता है, ये फैक्ट्री है राइबोसोम, जो यही प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि वो सेल जहां पे हमारा हाई प्रोटीन सिंथेसिस होना है, प्रोटीन बनना है, उन सेल्स में जो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अच्छे से ऑब्जर्व होगा, अच्छे से दिखेगा, समझ रहे हैं। कोई सेल जिसे प्रोटीन बनना है तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक तो दिखेगा ही, क्यों, क्योंकि राइबोसोम यही तो अटैच है, राइबोसोम जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक में ही तो अटैच है, तो जिन सेल्स में ज़्यादा ज़्यादा प्रोटीन बनना है वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक दिखेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। दे आर, और एक चीज और बोला क्या, सिक्रीशन, जहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशन होना है वहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिलेगा। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद देयर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, दिख रहा है, जो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वहीं से ये चिपके हुए ऐसे से निकले हुए हैं, देख रहे हैं ना कैसे निकला हुआ है, यहाँ से एकदम ऐसे स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, और ये चिपका हुआ कहाँ से है, मतलब कहाँ से निकला हुआ है, जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ध्यान रखना, वहां से न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन लेयर है, हम लोग आगे पहले पढ़ चुके हैं ना, तो वहां से ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला हुआ है, जिसमें राइबोसोम चिपके हुए हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक है, और जिसमें नहीं चिपके हुए वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एक बात और, जो भी पढ़े, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, उन सेल्स में जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, जिसमें सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उसमें ज़्यादा मात्रा में देखने को अच्छे से मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। देखिए जैसे कि ये जो मेजर साइट था प्रोटीन के लिए, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेजर साइट है किसके लिए, लिपिड के लिए, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SCR, समझे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको ध्यान से देखिए। इन एनिमल सेल, इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ, ठीक है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SCR, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेगा वो, या तो इधर डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन डैश, आगे नीचे चार्ट ऑप्शन SCR टिक करना है, नहीं तो वो क्या करेगा, लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन ना लिख के सीधा सीधा किसी स्टेरॉइडल हार्मोन का नाम दे देगा, ठीक है, और उससे पूछेगा कि ये फलाना जो स्टेरॉइडल हार्मोन है वो कहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो सीधी बात है वहाँ पे SCR लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। SCR क्या, यहाँ पे SCR में क्या लिखना है कि लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है, लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस कहाँ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर, जो इसका नाम है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इसके बारे में भी सब जानते हैं, मतलब इसको सुने हैं, एटलीस्ट नाम तो सुने हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैमिलो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस, दिस वेर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। कैमिलो गोल्गी जो थे, जो कि 1898 में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किए थे, जो कि न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन्ड, मतलब कलरफुल स्टेन्ड, मतलब कलर, तो मतलब अच्छे से डेंसली स्टेन्ड एक
रेटिकुलर स्ट्रक्चर आया न्यूक्लियस के पास। फिर बाद में जब अच्छा डेवलपमेंट हुआ तो उन्हीं के नाम पे कैमिलो गोल्गी के नाम पे ही वो गोल्गी बॉडीज नाम दे दिया गया। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिश शेप सेक्स और सिस्टर्ने ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। ठीक है, ये गोल्गी एपरेटस का क्या सेक या फिर डिश शेप सेक या फिर सिस्टर्ना बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो इस बात को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला बात है गोल्गी बॉडी, क्या नाम है, गोल्गी बॉडी। ठीक है, किसके नाम पे लिखा, किसके नाम पे है, कैमिलो गोल्गी के नाम पे, जो कि एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर था। इस बात को मैं नहीं लिख रहा हूँ, इस बात को हमको याद, लेकिन हमको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद का चीज जो है इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो सिस्टर्ना है उसका नाम क्या है, उसको हम मतलब उसका वर्डिंग क्या है, उसका वर्डिंग है फ्लैट डिश शेप सेक्स और सिस्टर्नाए थोड़ा जल्दी में। ठीक है, सिस्टर्नाए या फिर फ्लैट डिश शेप सेक्स। ठीक है, इसको ये है मतलब जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि यहाँ पे सेक्स है डिस्क शेप का देख रहे हैं आप, ऐसे है ना, गड्ढा बना हुआ है, वही है सिस्टर्नाए। ठीक है, जिसका जो डायमीटर है, ध्यान रखना है किसका बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डायमीटर का, मतलब कि वो कितना चौड़ा है। तो डायमीटर का जो बात कर रहा है वो है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया इस वाले पैराग्राफ का। ठीक है, ध्यान रखना है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। आप इसका डायग्राम देख ही पा रहे होंगे सिस्टर्ना का। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दे आर स्टैक्ड पैरेलल, ये दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लोग फंस जाएंगे। क्या, पहली बात तो ये डायमीटर है, ये सिस्टर्ना है। दूसरी बात एक दूसरे के पैरेलल है, दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल है ईच अदर के, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। वेराइड नंबर ऑफ सिस्टर्नाe आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। द गोल्गी सिस्टर्नाe आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex sheaths for forming phase and concave trans or the maturing phase। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारे जो गोल्गी एपरेटस है, मतलब जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो सिस्टर्नाe है या फिर जो हमारा जो फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स है, जो न्यूक्लियस के जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास जो है या फिर न्यूक्लियस को फेस करने वाला जो पार्ट है, वो हमारा क्या होगा, वो कहाँ क्या लिखा है, वो कॉन्वेक्स सीस फेस होगा। कॉन्वेक्स सीस फेस समझ रहे हैं, कॉन्वेक्स कैसा होता है, अगर ये है तो कॉन्वेक्स क्या होगा, ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स है ना, लेकिन ये वाला पार्ट सीस है। ठीक है, तो वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सीस और दी, ये कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स सीस और दी फॉर्मिंग फेस, इसको हम जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, मतलब उस जो वो है वो ऐसा होगा, तो जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है वही हमारा फॉर्मिंग फेस है। ठीक है, क्या है, वो हमारा फॉर्मिंग फेस है। देखिए ये वाला जो बोल रहा है, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट है। तो जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस की तरफ देखेगा, न्यूक्लियस की तरफ फेस करेगा, और वही हमारा जो है फॉर्मिंग फेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मिंग फेस, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ से एंटर मारेगा, फॉर करेगा पैकेज करने के लिए। देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो गोल्गी एपरेटस है, उसका काम क्या है, उसका काम एक तरह से पैकेजिंग टाइप का है। मतलब जब प्रोडक्ट हमारा बन जाता है तो हम उसको पैक करते हैं चारों तरफ से। जब भी हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है या फिर कुछ भी चीज़ का बनना है, तो ये एक तरह से उसका पैकेजिंग सिस्टम वाला समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मिंग फेस है, ये वाला पार्ट जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और फिर उसका पैकेजिंग के लिए, इसीलिए हम इसका नाम दे रहे हैं फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स, याद रखना कॉन्वेक्स सीस और दी फॉर्मिंग फेस। और यहाँ जहाँ से वो निकलेगा, देखिए ये वाला पार्ट सीस है, देख रहे हैं सीस है, सॉरी सीस बराबर बोल रहा हूँ, ये कॉन्केव ट्रांस है, ये कॉन्केव ट्रांस है। ठीक है, कॉन्केव ट्रांस और कॉन्वेक्स सीस। ठीक है, जो हमारा पार्ट जहाँ से निकलेगा, सीधी बात है वो ऐसा है, तभी तो यहाँ से निकलेगा, तो हमारा कॉन्वेक्स पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मिंग पार्ट है वो हमारा कॉन्वेक्स सीस है, और जो हमारा जो मैच्योरिंग पार्ट है वो हमारा कॉन्केव ट्रांस है। यहाँ से जो मैच्योर्ड प्रोडक्ट है, जो हमारा जिसका पैकेजिंग हो चुका है, वो यहाँ से बाहर निकलेगा। The seas and the trans faces of the originally are entirely different but interconnected।
ठीक, क्या बोल रहा है कि जो सीस वाला पार्ट है और जो ट्रांस वाला पार्ट है वो इंटायरली डिफरेंट है पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। देखिए ये वाला कॉन्वेक्स है, ये वाला कॉनकेव है। कॉन्वेक्स वाला फॉर्मिंग और कॉनकेव वाला मैच्योरिंग फेज। ठीक है, वाला सीस, ये वाला ट्रांस। ध्यान रखिएगा इस बात को। द गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। क्या बात कर रहा है? पैकेजिंग मटेरियल का बात कर रहा है। क्या? जो मटेरियल बन गया, जो प्रोडक्ट बन गया, उसको पैकेज करना है। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड either to the intracellular targets or secreted outside the cell। क्या? डिलीवर्ड either to the intracellular targets, जो या तो जो जिसका वो पैकेजिंग किया है, जो उसका पैकेजिंग किया है जिस मटेरियल का, उसको या तो डिलीवर करेगा। कहाँ पे डिलीवर करेगा? इंट्रासेलुलर टारगेट्स, मतलब सेल के अंदर ही कहीं पे टारगेट होगा, तो मतलब किसी को जरूरत होगा तो वहां पे डिलीवर करेगा, या फिर सेल के आउटसाइड में सीक्रेट कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारा मान लीजिए हमारा स्टमक ही है, मान लीजिए हमारा स्टमक है। ठीक है, स्टमक। अब यहाँ पे जो सेल है इसको कुछ सीक्रेट करना कोई नहीं यहाँ पे, तो सेल के आउटसाइड सीक्रेट कर देगा, है ना, या फिर इंटरसेलुलर टारगेट्स में ही पहुंचा देगा। ये इसका काम है गोल्गी एपरेटस का। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। ध्यान रख से सुनिए, मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। गोल्गी एपरेटस जो है क्या कर रहा है? पैकेजिंग का काम कर रहा है। पैकेजिंग किस फॉर्म में कर रहा है? वेसिकल्स के फॉर्म में। ध्यान, इसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, गोल्गी एपरेटस क्या किया? जो हमारा गोल्गी बॉडी था वो क्या किया? पैकेजिंग किया। ठीक है, क्या किया? पैकेजिंग किया। पैकेजिंग किस चीज का किया? जो भी हमारा प्रोडक्ट था, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, मान लीजिए प्रोटीन का किया। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट का क्या किया? वो पैकेजिंग किया। पैकेजिंग किस फॉर्म में किया? पैकेजिंग इन वेसिकल फॉर्म। पैकेजिंग किया और वेसिकल फॉर्म में पैकेजिंग किया। वेसिकल फॉर्म करने के बाद क्या किया? द ईयर फ्यूज विद द CS फेस ऑफ द गोल्गी एपरेटस। क्या? जो ये वाला जो पार्ट है ना, जैसे कि ये वाला पार्ट है, जो ये ऐसा पार्ट है, ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, जो कि सीस वाला पार्ट है, एक सेकंड, जो सीस वाला पार्ट है, यहाँ से जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि न्यूक्लियस से आया हुआ है, ऐसे करके, वो क्या है? फ्यूज है। प्रोडक्ट यहाँ बनने के बाद डायरेक्ट गोल्गी एपरेटस में चल जाता है। ठीक है, इसके साथ फ्यूज है और यहाँ से अपना पैकेज होकर वेसिकल के फॉर्म में, जो इसका जो मैच्योरिंग फेस है, मान लीजिए ये मैच्योरिंग फेस है, यहाँ से आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है? पैकेजिंग कर रहा है। किसके फॉर्म में? इन वेसिकल फॉर्म में। और आया एंटर कहाँ से हुआ? एंटर तो सीस पार्ट से हुआ, हमने पढ़ा अभी सीस पार्ट से, मतलब जो कॉन्वेक्स पार्ट है या फिर जो फॉर्मिंग फेस है वहां से। पर वो वहां कहाँ से आया? मतलब उस पार्ट तक आया कहाँ से? तो वो जो ER था ना, वो फ्यूज था गोल्गी बॉडी के साथ, इसीलिए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और जो पैकेजिंग हुआ वो वेसिकल के फॉर्म में हुआ, वेसिकल बना दिया। ठीक है, गोल्गी एपरेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस। यहाँ से ये मूव करके ये मैच्योरिंग फेस की तरफ चला गया। This explains why the Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum। जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज मतलब कनेक्शन में रहता है, क्लोज एसोसिएशन में रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, जो इसीलिए तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ चीज़ें बन रही है और वहाँ से बनने के बाद चीज़ें जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जा रही है, दोनों के दोनों आपस में फ्यूज हैं। ठीक है, a number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisterna of Golgi apparatus before they are released from its transphase। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को यार बार बार पढ़ो, इस पॉइंट को ध्यान रखो, इस बात को। a number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum। मैं बोला था राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, अब वो राइबोसोम कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, वहां पे प्रोटीन बना। प्रोटीन बनने के बाद क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना। प्रोटीन बनने के बाद क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस से फ्यूज है, तो वो प्रोटीन अब एंटर कर गया गोल्गी एपरेटस के अंदर। गोल्गी एपरेटस में एंटर करने के बाद क्या हुआ? वो हुआ मॉडिफाई। ठीक है, कोई भी चीज़ हमको तुरंत नहीं मिल जाती रॉ फॉर्म में। अगर हम कुछ भी खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि केला, हम केला खाते हैं, हम सेब खाते हैं, तो वो हमको डायरेक्ट पेट से तोड़ के नहीं देता था, ले खा ली करके। खाना तो वैसे चाहिए पर तुरंत नहीं दे देता। क्या करते हैं? वो प्रॉपर पेट से तोड़ा, उसको वेट करता है। क्या ऐसे थोड़ी ना खा लेगा, जब वो पकेगा तब तो खाएगा। केला कच्चा कोई नहीं खाता, जब केला जब पक जाएगा तो वो खाएगा। तो एक तरह से वो मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है,
पर ये चीज़ें मतलब इससे अलग है, समझ रहे हैं ना। अब वो जब वो मॉडिफाई हुआ, मतलब जिस फॉर्म में हमको चाहिए उसी फॉर्म में जब वो मॉडिफाई हुआ गोल्गी एपरेटस के अंदर, तब फिर वो इसके जो मैच्योरिंग फेज था, जो इसका ट्रांस फेज था, वहां से बाहर निकला। ठीक है, और बाहर निकल के जहां जाना है उसको या तो इंटरसेलुलर टारगेट पे पहुंच जाएगा या फिर सेल के बाहर जहां भी चाहिए वहां चले जाएगा। ठीक है, ये है तरीका, ये है इसका सिस्टम। गोल्गी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है ये वाली, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ध्यान इससे रखना। गोल्गी ग्लाइको लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम लिपिड कहाँ सिंथेसिस हो रहा था आप पढ़े थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़े थे। लेकिन जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स है ये कहाँ बन रहे हैं। अगर मान लीजिए कल दिया ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बन रहा है, तो सबसे पहले ध्यान जाएगा, जो पढ़ा नहीं होगा, वो क्या प्रोटीन है, राइबोसोम में बनेगा, और राइबोसोम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, तो उसको टिक कर दो यार, गलत हो जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बन रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन गोल्गी बॉडी में बन रहा है। ग्लाइकोलिपिड कहाँ बन रहा है, ये भी गोल्गी बॉडी में बन रहा है। ग्लाइको लग गया मतलब कि गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ग्लाइको मतलब गोल्गी बॉडी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे इतना ही तक था, मतलब लाइसोम आ गया। ठीक है, तो ये जितना पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट नहीं है, मैं जान रहा हूँ बहुत सारे पॉइंट। अब एनसीईआरटी जितना दिया है क्वेश्चन उतने में से ही आना है। ठीक है, जो स्मार्ट बच्चा होगा वो इतने को ही ध्यान रखेगा। हमको कम पढ़ना है अच्छा, लेकिन वही पढ़ना जो एग्जाम में आएगा, और यहीं से एग्जाम में आएगा। इसका पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कि मैं अंडरलाइन किया हूँ। ठीक है, ये गोल्गी पैकेजिंग, गोल्गी उसे पैकेजिंग वाला है, वेसिकल के फॉर्म में ध्यान रखना है। उसके बाद क्या सिंथेसिस हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ध्यान रखना है। ये जो फ्यूज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे इसका ध्यान रखना है। जो प्रोटीन है वो यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स फॉर्मिंग, इस बात का ध्यान रखना है। इस बात को मैं अच्छे से लिख दूंगा, चलिए यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ को देखेंगे क्या है। पहला क्या है, अच्छा एक चीज ये ऐसा लिख देते हैं, न्यूक्लियस फेजिंग। ठीक है, न्यूक्लियस फेजिंग क्या है, फॉर्मिंग फेज, और क्या है ये कॉन्वेक्स सीस। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ नहीं देख रहा है। ठीक है, नॉट न्यूक्लियस फेसिंग। उसके बाद वो कौन सा पार्ट है, वो है मैच्योरिंग फेज। कौन सा फेज, मैच्योरिंग फेज। और वो क्या है, वो कॉनकेव ट्रांस है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे चलते हैं लाइसोसोम के बारे में। These are membrane bound, ध्यान रखना, membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। ये पॉइंट में ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ध्यान रखना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लाइसोसोम फॉर्मिंग कैसे हो रहा है, पहले बात है कि वेसिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, उस प्रोसेस में ये बन रहा है जिस प्रोसेस में गोल्गी एपरेटस में जो पैकेजिंग हो रहा है, उसी प्रोसेस में ये लाइसोसोम बन रहा है। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। जो isolated lysosomal vesicle है वो बहुत रिच है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जैसे हाइड्रोलेसिस, लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे तो हाइड्रोलेसिस एंजाइम है। तो ये सारे जो एंजाइम है ये उसके अंदर भर भर के है। किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और ये हाइड्रोलिसिस, ये सब क्या करेगा, अरे लाइपेसेस लाइपेस को तोड़ेगा, प्रोटीसेस प्रोटीन को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ध्यान रखने वाली बात है। इसका जो लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, दिस एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लाइसोसोम का जब भी बात आएगा क्या आएगा, एसिडिक पीएच, और दूसरा हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, मतलब हाइड्रोलाइसिस एंजाइम से वो इनरिच्ड होगा, उसके अंदर बहुत सारे होगा। अगर वो खुला तो सामने जो भी होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, न्यूक्लिक एसिड होगा उसको डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास एंजाइम ही सारे हैं, लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, है ना। ध्यान रखना लाइसोसोम की इस बात को। ठीक है, और गोल्गी एपरेटस में तो ध्यान रखना ही है। इसके बाद आ जाता है हमारा वैक्यूल्स।
अब वैक्यूल्स क्या है? द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, क्या मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. इट कंटेन्स वाटर, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. Not useful for the cell. ध्यान रखना. The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. In the plant cell, the vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cell. ध्यान रखने वाला बात है. क्या? लाइसोसोम. लाइसोसोम में जो था, लाइसोसोम में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. लाइसोसोम में काम की चीज भरी हुई थी, यहाँ पे वो चीजें भरी हुई है जो कि नॉट यूजफुल फॉर द सेल, सेल के लिए यूजफुल नहीं है. वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल्स, ये सब भरे हुए हैं इसमें. सिंगल मेम्ब्रेन लेयर है. ठीक है. एनिमल सेल के अंदर छोटा छोटा होगा, लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल तो का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये फाइंड ही उसको, मतलब उसको पहचानते ही इसी चीज से है कि उसका जो 90% एरिया है वो एक बड़ा सा वैक्यूल घेरा होगा. ठीक है. वैक्यूल के जो सिंगल मेम्ब्रेन लेयर है उसको क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, उसका नाम है टोनोप्लास्ट. ठीक है, ध्यान रखना. In plant, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole. मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रहा होगा. ठीक है. क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट concentration gradient into the vacuole. Here, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. ठीक है. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. ठीक है. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, मतलब कि कोई चीज कम है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है ना, वो कैसे भी फ्लो हो जा रहा है जैसा वो चाह रहा है. समझ रहे? कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरफ से फ्लो करना क्या होता है? कोई चीज ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कम है, क्या होगा? चल जाएगा, है ना. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो भी यही चल जा रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. तो वो ऐसे उसमें हो जाता है. उसके बाद क्या है? देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म. सीधी बात है. साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वैक्यूल का वॉल्यूम जो है वो छोटा है उसके कंपैरिजन में. कोई भी चीज़ अगर वैक्यूल में ज़्यादा हो, थोड़ी सी चली गई, तो उसका कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा हो ही जाना है बाहर के मुकाबले, है कि नहीं? ठीक है. तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है. कैसे जा रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस बात का ध्यान रखना है. इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. इन अमीबा कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना, इस बात का बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कौन सा वैक्यूल है? वैक्यूल तो है, कौन सा वैक्यूल है अमीबा में? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. जो पानी का जो रेगुलेशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन जो करते हैं, और जो एक्सक्रीशन है उसके लिए जो अमीबा है वो वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. इन मेनी सेल एज इन द प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल आर फॉर्मेड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. फूड पार्टिकल को जो इनगल्फ कर लिया बाहर से, उसका वैक्यूल बना दिया, फूड वैक्यूल बोलेंगे उसको. उसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन का लेयर आ गया, अपना चाहे उसको डाइजेस्ट करेगा धीरे से. ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखना है. अमीबा में किस का ध्यान रखना है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है. ठीक है. अच्छे से इसमें बार बार क्वेश्चन दिखेगा आपको. अमीबा में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है. क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है. ठीक है. और इन मेनी सेल इन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्मेड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल. ठीक है. इन मेनी सेल्स, प्रोटिस्ट में क्या करेगा? जो अलग दूसरे प्रोटिस्ट है उसमें क्या करेगा? उसमें जो फूड वैक्यूल फॉर्मेड बाय इनगल्फिंग फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेंगे, उसको फूड वैक्यूल बना लेंगे. ठीक है. यहाँ पे फूड वैक्यूल बस लिख दे रहा हूँ. अमीबा भी प्रोटिस्ट में ही आता है. ठीक है. ध्यान रखना इस चीज का. क्लियर? ये सारे पॉइंट्स का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जितने पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं वैक्यूल्स का. इसके बाद हमारा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. देखते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, प्लास्टिड आ गया, राइबोसोम आ गया. ठीक है. Mitochondria, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending upon the physiological activity of the cell. In terms of shape and size, अच्छा shape and size के बारे में बात कर रहा है.
देखो अच्छे से बताया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, मतलब इससे पहले हम लोग जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात किए, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। पार्ट इसलिए नहीं है, हम लोग डिस्कस किए थे इस चीज को, क्योंकि ये इसका जो फंक्शन है वो उन चारों के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसका फंक्शन अपना अलग एक फंक्शन है। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अपना माइटो का मतलब क्या होता है, माइटो का मतलब होता है अपना थ्रेड, है ना, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ठीक है, तो थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल, मतलब जब हम इसको देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में, तो ये थ्रेड के जैसा दिखता है, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल या पार्टिकल ऐसे दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है। अब जो है इसका, अब वो क्या बात कर रहा है कि अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन, जब तक आप उसको अच्छे से स्टेन नहीं करेंगे, जब तक उसको कलर नहीं देंगे, तब तक वो दिखेगा ही नहीं माइक्रोस्कोप में। बहुत छोटा पार्टिकल है, एक बात ये भी है, और दूसरी बात ये है कि क्लियर दिखता नहीं है। ठीक है, जब तक आप उसको स्टेन नहीं करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद का जो बात इंपॉर्टेंट है कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दिस सेल। ठीक है, अगर इसके नंबर के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो नंबर है वो डिपेंड करता है कि जो सेल है उसका फंक्शन क्या है, सेल का जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिसमें जैसे देखिए, पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस ऑफ सेल। ये बात तो सबको पता होगा। पावर हाउस ऑफ सेल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे CO2 और जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है हमारा, उसका ब्रेकडाउन होना है। सॉरी, CO2 बोल रहा हूँ, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्लस फैट है इसका ब्रेकडाउन होना है, और यहाँ पे CO2 प्लस H2O निकलना है ना। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में ATP बनेगा, और वो ATP जो है माइटोकॉन्ड्रिया अपने में सिंथेसिस करके अपने में स्टोर करेगा। क्या करेगा, स्टोर करेगा, है ना। और यही जो ATP है यही एनर्जी है, समझ में आया। जो कार्बोहाइड्रेट फैट है वो मेटाबॉलिज्म होगा, वो डाइजेस्ट होगा, कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फिर जब उसको डाइजेस्ट, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो CO2 और H2O फॉर्म में मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और उससे निकलेगा एनर्जी। तो उससे जो एनर्जी निकलेगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया ATP के फॉर्म में अपने आप में स्टोर करके रखेगा, और सेल को जब भी ATP पड़ेगा, जिसका जरूरत पड़ेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया उस ATP को निकाल के देगा। इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जिस सेल में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगा, मतलब जिस सेल में ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, ज़्यादा ATP की जरूरत होगा, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो नंबर है कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि जो सेल है उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना है। जिसका ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मिलेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, अब शेप एंड साइज की बात कर रहा है। In terms of shape and size, also considerable degree of variability is observed. Typically, a sausage-shaped or cylindrical having a diameter of 0.2 to 1 micrometer, average 0.5 micrometer, and length 1 to 4 और 1 micrometer. ये इसका क्या था, ये लेंथ था। ये इसका जो है शेप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसका जो शेप है वो भी वेरिएबल है। किसी में ये स्फेरिकल शेप भी मिलता है, किसी में एकदम ट्यूबुलर शेप में मिलता है, किसी में सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप मिलता है। जैसे कि यीस्ट की बात करें तो उसमें एक अलग शेप को देखने को मिलेगा, है ना। तो मतलब जो जैसे यीस्ट है, इन लोग में अलग देखने को मिलेगा, जो हमारा प्रोटिस्ट्स आ गए उसमें अलग देखने को मिलेगा, और हमारे प्लांट और एनिमल में एक इस टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि हम अभी अपने सामने देख रहे हैं, सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, तो इसका जो शेप है वो भी वेराई करता है सेल टू सेल और फिर स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो अपन अभी जो अपने सामने देख रहे हैं, ये हमारे यूकेरियोटिक सिस्टम का माइटोकॉन्ड्रिया का सेल है। कैसा शेप है इसका शेप है सॉसेज शेप। ठीक है, सॉसेज शेप या फिर सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। इसका डायमीटर हमेशा ध्यान रखना है। इससे पहले हम लोग जो डायमीटर था वो हम किस में देखे थे, वो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज में भी देखे थे। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है इसका शेप, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। ये इसका क्या है, ये इसका डायमीटर है, डायमीटर है ना, हाँ डायमीटर है। ठीक है, और क्या 1 कितना लेंथ 1.0, अच्छा ठीक है 1.4 मान लेते हैं, 1.4 से
1 माइक्रोमीटर। ये इसका क्या है, ये इसका लेंथ है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमको, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है पूछेगा। देखो क्या करेगा, एक तरफ अगर मान लीजिए टफ क्वेश्चन बन गया तो एक तरफ क्या करेगा, एक तरफ सबका साइज दे देगा, ठीक है, सबका साइज कॉलम में ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक तरफ क्या कर देगा, एक तरफ नाम दे देगा कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, और बोलेगा मैथ द कॉलम, इधर ऑप्शन में एक वाले में ए बी सी डी ऐसे करके दे देगा। अब आप फंस जाएंगे यहाँ पे, तो इस अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कितना डायमीटर है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, और लेंथ कितना है, 1 to 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे क्या बोल रहा है कि ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। क्या बात कर रहा है, इसकी ये भी मेम्ब्रेनस लेयर है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन डबल मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस लेयर में कौन कौन आते हैं, उस चीज को अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिड जो हम पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, वो भी डबल मेम्ब्रेनस लेयर में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस लेयर में आता है। 2 मेम्ब्रेन होते हैं, पहला आउटर और उसके बाद आता है इनर वाला, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी एक जगह होता है, उसका भी ठीक ठाक स्पेस होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है आउटर और इनर के बीच में, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना है। एक बात और कि जो आउटर वाला है, देखिए उसका शेप देखिए कैसा है, ऐसा अपना, ठीक है, अपना क्लियर शेप है। लेकिन जो इनर वाला है उसका इनर मेम्ब्रेन का शेप देखिए कैसे शेप है, ये देखिए ऐसे, वो थोड़ा मुड़ा मुड़ा सा है ना, सॉसेज शेप, या फिर ऐसे बोल सके ट्यूबुलर लाइक शेप, या फिर इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, है ना, क्रिस्टे, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इनर मेम्ब्रेन का शेप देखिए, वो प्योर लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ठीक है, वो मुड़ा हुआ है, जिगजैग फैशन में है ऐसे, ठीक है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारा क्लियर, मतलब साफ साफ लंबा सा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। देखिए इस बात को बोला नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे फोटो में शो कर दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है वो हमारा मैट्रिक्स, उसके एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से भरा हुआ है, ठीक है। डेंस होमोजेनस क्या मतलब एक जैसा, मतलब एक ही सब जगह एक ही जैसा है, किसी को थोड़े पार्ट में अलग, थोड़े पार्ट में अलग नहीं, होमोजेनस है, ठीक है। मैट्रिक्स से भरा हुआ है। अब इस मैट्रिक्स से क्या क्या बोला चाह रहा है वो, मैट्रिक्स मतलब एक जेल लाइक मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं। मैट्रिक्स मतलब कैसे बोलेंगे, शहद कैसा होता है ना। तो मैट्रिक्स से वो भरा हुआ है। इस मैट्रिक्स में क्या क्या है, इसमें प्रोटीन है, इसमें लिपिड है ना, इसमें राइबोसोम आ गया, इसमें डीएनए आ गया, बहुत सारी चीज आ जाता है इसके अंदर। ये सब चीज मिलके मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स से भरा हुआ है, और उसके अंदर मैं बताया प्रोटीन, लिपिड, ये सब आए हुए हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे एंड क्रिस्टा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जो इनफोल्डिंग्स है यहाँ पे उसको क्रिस्टे बोलेंगे। टुवर्ड द मैट्रिक्स, ठीक है। द क्रिस्टे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये बात है, क्रिस्टे क्यों बना है, मतलब कोई भी चीज क्यों बनेगा, ये चीज तो हम साइंस में तब से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो सबको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर और कहाँ तब पढ़े थे, इसके पहले हम लोग पढ़े थे विलाई में, है ना। जब हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो विलाई में ये वाला स्ट्रक्चर था, विलाई में। तो ये स्ट्रक्चर बनता ही क्यों है, बनता ही इसीलिए ताकि टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया, इसलिए टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ही ये वाले जो स्ट्रक्चर बनते हैं, क्रिस्टे जैसे स्ट्रक्चर, हम वहाँ पे सिस्टर्ना था, है ना, यहाँ पे क्रिस्टे है, याद रखना। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में, सिस्टर्ना गोल्गी बॉडी में, ये जो भी और विलाय था वहाँ था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बनते ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, जो भी काम हम करना चाहते हैं सरफेस को यूज करके हम ज़्यादा मात्रा में कर पाएंगे, ज़्यादा पोटेंशियल में कर पाएंगे, इसलिए ये काम हो रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स क्रिस्टे जो है सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन को इंक्रीज करने के लिए बना है। The two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondrial functions। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छा एक बात समझो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्या है ये, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। इसका अपने में बहुत सारा फंक्शन है, मतलब प्योरली ऑटोनोमस नहीं है। ऐसा माना जाता है कि
कि जब इवोल्यूशन हो रहा था तो इससे पहले ये जो है ये एक फ्री लिविंग एक ऑर्गेनिज्म टाइप का था, फ्री लिविंग। बाद में ये क्या हुआ, ये यूकेरियोटिक सेल के साथ सिम्बायोट हो गया, ऐसा माना जाता है, एक थ्योरी टाइप का है। आल्टमैन दिया था इस थ्योरी को। क्या बोला जा रहा है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में पहली बार डबल मेम्ब्रेन लेयर है, ठीक है। इसका अपना डीएनए है जो कि सर्कुलर है और नेकेड है, ठीक है। इसका अपना डीएनए है। इसके बाद इसके पास तीनों टाइप के आरएनए है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, तीनों है। इसके पास अपना राइबोसोम भी है, 70S राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जिससे ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये उसके बाद से देखिए इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके पास अपना एंजाइम है, मतलब ये अपना एक अलग एंजाइम करता है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसका अपना एंजाइम है, ठीक है। ये जो टोटल एंजाइम है, इसके पास एंजाइम कितने टाइप के एंजाइम पता है, 70 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, 70 प्रकार के एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है अपने आप में, इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिला के 70 टाइप के एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को सिंथेसिस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद करता है। ये 70 टाइप के जो एंजाइम है जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने आप में सिंथेसिस करता है। उसके बाद जो आरआरएनए, राइबोसोम और डीएनए है उसको यूज करके, ठीक है। मतलब इतना एडवांस है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है। एक तो 70 टाइप के एंजाइम को ये खुद वो करता है, ठीक है, मतलब इतना डेवलप्ड है ये, ठीक है। तो इस सब बात का ध्यान रखना है। टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। एक चीज और बताना भूल गया, एक चीज और है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है अपना डुप्लीकेट भी करता है, मतलब अपने आप को वो भी करता है, एक तरह से रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर को खुद बढ़ाता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, क्या है ये, जो है सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, ठीक है। ये खुद अपने आप को डिवाइड करता है। इसके बाद क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ध्यान रखना है क्या होता है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो कहाँ से होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन बताया यहाँ पे है ना, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस सब का जो ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से CO2 H2O ट्रांसफॉर्म होते हैं हम लोग और ATP बनाते हैं और स्टोर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में सेलुलर एनर्जी निकालते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए हम इनको सेल का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि सेलुलर एनर्जी ATP के फॉर्म में ये निकालते हैं, बनाते हैं और स्टोर भी करते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, अ फ्यू RNA। अब देखिए क्या है ये मैट्रिक्स, क्या क्या है, सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। ये DNA मॉलिक्यूल नेकेड भी है, ध्यान रखना, ठीक है। नेकेड ऑल्सो, यहाँ पे लिख देता हूँ, नेकेड DNA, ठीक है। नेकेड DNA, अ फ्यू RNA मॉलिक्यूल, ribosomes 70S and the components required for the synthesis of protein, the mitochondria divide by fission। हाँ, ध्यान रखना, मैं भी बताया कि जो फिजन से डिवाइड करता है और मल्टीप्लाई भी हो जाता है खुद ब खुद जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो। और उसके बाद ये क्या क्या करता है, राइबोसोम 70S बोला था, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कंटेन करता है, तभी तो अपना एंजाइम खुद बना लेता है ये। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जैसे कि राइबोसोम तो रख रहा है, mRNA, tRNA, rRNA, DNA मॉलिक्यूल, ये सब चीजें ये कंट्रोल करता है, ये कंटेन करता है, ठीक है, इसके मैट्रिक्स में। तो ये जितनी भी बातें, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ध्यान से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे बताया सबके सिर्फ इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको पढ़िएगा और पॉइंट वाइज नोट करने का कोशिश कीजिएगा। ये डायग्राम हमको हमेशा याद रखना है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टाई जो है, इनफोल्डिंग्स है, मैट्रिक्स है, इसको हमको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। Plastid are found in all plant cell and in euglenoids. They are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. ठीक है, देखिए प्लास्टिड के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्लास्टिड एक वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनली है जो डिस्टिंग्विश करता है प्लांट और एनिमल किंगडम पे। समझ रहे हैं, जो प्लांट और एनिमल सेल है, जो यूकेरियोटिक सेल में जो प्लांट एनिमल सेल है, उन दोनों के बीच जो डिस्टिंग्विश करता है वो एक मेजर ऑर्गेनली है, कौन, प्लास्टिड, ठीक है। जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल, ये कभी भी एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए प्लास्टिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो फूड सिंथेसिस होता है, ठीक है, जो फूड सिंथेसिस होता है, यही वो ऑर्गेनली है जिसके कारण, जिसके दम पे जो प्लांट और जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट्स हैं वो अपना फूड अपने सेल्फ प्रिपेयर कर पाते हैं। एनिमल नहीं प्रिपेयर कर पाता अपना, एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीशीज है, वो प्रिपेयर नहीं कर पाते अपना फूड अपने से। वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्लास्टिड नहीं है। प्लांट और जो फोटोसिंथेटिक कुछ प्रोटिस्ट है जैसे यूग्लेनोइड्स, वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि उनके पास प्लास्टिड है, ठीक है। तो प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल एंड, और ध्यान रखना अच्छे से क्या, यूग्लेनोइड्स, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। प्लांट और यूग्लेनोइड्स दे आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, ठीक है। इनका जो साइज है वो लार्ज है, तो ये माइक्रोस्कोप में इजिली दिख जाते हैं। इसका डायग्राम हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, ये कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स करते हैं, इसीलिए इसमें डिवीजन आता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद और आता है जो कि पिगमेंट बेयर नहीं करता, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसके बारे में आगे दिया जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ये देखिए दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि ये इसका जो प्लास्टिड है, मान लीजिए प्लास्टिड, तो वो यहाँ से क्लासीफाई हो जाता है। क्लासीफाई कैसे हो जाता है, यहाँ से हो जाता है ये क्रोमो में, यहाँ से हो जाता है ये ल्यूको में। क्रोमो में क्लासीफाई होने के बाद इसके अंदर आ जाते हैं कौन, क्लोरोप्लास्ट, और कौन आ जाते हैं इसके बाद, और भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि हमारा जो आर से आ जाता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, क्रोमोप्लास्ट, और एक फाइकोरिथ्रिन, ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, उसको बताऊंगा बाद में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दी क्लोरोप्लास्ट, अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे टमाटर हम सबने देखा है ऐसे होता है ना। टमाटर जो है लाल कलर का होता है। वो लाल कलर का क्यों है, क्योंकि उसके पास उसका जो लाल कलर है वो किससे कारण आ रहा है, उसका जो लाल कलर है वो लाइकोपिन के कारण आ रहा है, लाइकोपिन के कारण। और लाइकोपिन क्या है, ये क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट था, वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो चेंज होके इसमें बदल गया, समझ रहे हैं, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आगे डिस्कस भी किया हुआ है, आगे हम देखते हैं, ठीक है। जैसे पत्ती का हरा कलर क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो लेकिन क्लोरोफिल होता कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है ना। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है जिसके अंदर ये सब पार्ट्स आ रहे हैं, यही पिगमेंट को बियर करते हैं, ये पिगमेंट रखते हैं, और इसके कारण ही जो हमारा जो फूल का जो कलर देखने को मिलता है, जो फ्रूट्स का जो कलर देखने को मिलता है, वो इनके कारण, वो प्लास्ट के कारण ही देखने को मिलता है, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट रखता है, एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ध्यान रखना है एक चीज का, क्या जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हैं, जो हमारा जो सनलाइट जो आता है उसको क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफिल लोग होते हैं और जो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होते हैं, इन लोग उस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे रोशनी से पड़ी उसको ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करने के बाद उस एनर्जी को लोग स्टोर कर लेते हैं, क्वांटा को। अब एनर्जी को स्टोर कर लिए, उसके बाद उसी एनर्जी को यूज करके इन लोग क्या करते हैं, लोग फूड सिंथेसिस करते हैं, और उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट लाइक कैरोटीन, xanthophyll and other are also present. This give the part of the plant a yellow, orange and or red color. The leucoplasts are the colorless plastids. Leucoplasts are the colorless plastids of various shapes and size and store nutrients. देखिए यहाँ पे ना अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट और आते हैं, एक येलो वाला, एक फाइकोरिथ्रिन होता है, और एक और होता है यार, जो कि जिसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसको छोड़ते हैं, फिलहाल इसको देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या है, कलर नहीं है, ठीक है। ये मेनली स्टोरिंग का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो इसके अंदर आता है हमारा एमाइलोप्लास्ट, और आता है इसका ये इलायोप्लास्ट, और एक और आता है इसके अंदर, एक हो गया अमाइलो, एक हो गया इलायोप्लास्ट, और एक और होता है इसके अंदर जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, उसका नाम एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। क्या आता है इसके अंदर, एक और एल्यूरोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट वाला है ये मेनली स्टोरिंग का काम करते हैं, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट वाला है ये कलर देने का और लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, फूड सिंथेसिस का काम करते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में ये डिफरेंस है।
यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेराइट शेप एंड साइज, मतलब इसके अलग अलग शेप एंड साइज है, इसमें कलर नहीं है, और इसके ही पार्ट्स है जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या है, नाम से तो चल रहा है अमाइलस मतलब होता है स्टार्च। तो अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो, ठीक है। क्या ये कंटेन करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। इलायोप्लास्ट मतलब नाम से समझ आ रहा है फैट, ऑयल एंड फैट, ये फैट को स्टोर करेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है एल्यूरोप्लास्ट, इसका मतलब होता है प्रोटीन, है ना, तो ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। ये डिफरेंट टाइप के ल्यूकोप्लास्ट हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मेनली कहाँ पाया जाता है, मेनली पाया जाता है जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेनली कहाँ पाया जाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो है प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में आने वाला है, जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, जो रेस्पिरेशन वाला है, वहाँ बहुत डिटेल में आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पे मेजोरिटी पाया जाएगा, ग्रीन प्लांट के लीव्स के मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। लीव्स का जो मेसोफिल सेल्स है वहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मिलता है। दीज आर लैंड शेप्ड, कैसे, लैंड शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विद 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये पहले ही डिस्कस किया गया था कि ये बड़ा होता है ना, तभी ये इजिली माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है, देखना है 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड उसका विद 2 to 4 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका जो शेप है वो शेप पहले ही पढ़े थे, इसका जो शेप है वो बहुत वेराई करता है। तो किस शेप का है, लैंड शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक। तो जब भी रिबन लाइक आएगा, रिबन लाइक मतलब ये क्लोरोप्लास्ट का ही बात कर रहा होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। देन देयर नंबर वेराइज फ्रॉम 1 per cell of Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in mesophil, ठीक है। ध्यान रखना, Chlamydomonas क्या है, एक एल्गी है, ठीक है। तो उस एल्गी में एक ठो होता है, एक सेल में एक होगा, पर उसी जब मेसोफिल सेल्स की बात करते हैं तो एक सेल में 20 से 40 हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। इसका जो नंबर है वो भी और स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, जो इनर वाला लेस परमेबल है, ध्यान रखना, ठीक है। जो इनर वाला है वो लेस परमेबल है, आउटर वाला ज्यादा परमेबल है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम चीज था, जो इनर वाला था वो लेस परमेबल था, जो आउटर वाला था वो ज्यादा परमेबल था। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या है, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट बात चालू होता है। व्हाट इज स्ट्रोमा? द स्पेस क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। देखिए ये स्ट्रोमा है, ये वाला पार्ट, जो स्पेस मतलब जो इनर मेम्ब्रेन के बाद को इनर मेम्ब्रेन जब घेरा लिया तो अंदर में जो स्पेस बचा जहाँ पे ये सब चीजें प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। द स्पेस विच इज लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। A number of organized flattened membranous sacs called the thylakoids are present in stroma. Thylakoids are arranged like stacks, like in piles of coins called grana or singular granum, or the intergranal thylakoids. Intergranal thylakoid, देखिए क्या बोल रहा है, जो ग्रेना है, जैसे कि ये जो ग्रेना है, यहीं पे सारा जो थैलेकॉइड है यहीं पे सारा काम होना है, ठीक है। यहीं पे क्लोरोफिल है, ये सब काम यहीं पे होना है। तो जो ग्रेना है वो ग्रेना कैसा है, ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ये। अब देखिए ये जो पार्ट है, इसका जो एक पार्ट है वो क्या है, वो है थैलेकॉइड, ठीक है। और ये जो पूरा जो थैलेकॉइड का जो ग्रुप है, जो एक के ऊपर एक पैरेलली अटैच है, जैसे हम सिक्के को एक के ऊपर एक रख के इतना बड़ा कर सकते हैं, तो उसी तरीके को अगर थैलेकॉइड्स को रखा जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। ग्रेना मतलब क्या हो, ग्रेना मतलब कोई एक, ग्रेना मतलब बहुत सारे,
ठीक है। तो अगर हम थैलेकॉइड्स को एक के ऊपर एक पैरेलली रख ले तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये ग्रेना है। थैलेकॉइड क्या है, कोई भी एक, और स्ट्रोमा लमेला। ठीक है, इसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, अब ध्यान दिए, इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लमेला कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। समझ रहे हैं, जो डिफरेंट जो ग्रेना है जो आपस में कनेक्टेड हैं, उसको कौन कनेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं, ये लाइन आपस में गया हुआ है, देखिए ये देखिए कनेक्ट किया गया है। जो डिफरेंट ग्रेना है वो आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, समझ रहे हैं। वो आपस में जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड किसके थ्रू है, वो कनेक्टेड है स्ट्रोमा लमेला के थ्रू। ठीक है, स्ट्रोमा लमेला के थ्रू। जो स्ट्रोमा लमेला है वो क्या है, वो ब्रिज है दो ग्रेना के बीच आपस में कनेक्शन के लिए। ठीक है, आपस में कनेक्शन कर रहा है स्ट्रोमा लमेला। अब ध्यान दीजिए आगे, कनेक्टिंग थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड्स इंक्लूड्स अ स्पेस कॉल्ड लुमेन। क्या बोल रहा है, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इंक्लूड्स अ स्पेस कॉल्ड लुमेन। जो थैलेकॉइड है आपस में, जो थैलेकॉइड एक थैलेकॉइड का बात कर रहा हूँ, एक थैलेकॉइड के जो अंदर में है, अंदर में यहाँ पे एक स्पेस है जिसको हम बोल रहे हैं लुमेन। The stroma of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein. The stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrate and protein. समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो लाइट एनर्जी ट्रैप किया उससे वो फूड सिंथेसिस करेगा। तो उस सिंथेसिस करने के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए उसको जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा अभी हम लोग देखें, इस स्ट्रोमा सारा का सारा एंजाइम को को बियर करता है। ठीक है, जो जितने भी एंजाइम है जो भी चाहिए हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए, सारे इस स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये हम माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखे थे, यहाँ भी सेम चीज प्रेजेंट है। क्लोरोफिल, राइबोसोम है, आरएनए भी रखता है, हर टाइप के एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए उसको भी रखता है, राइबोसोम भी रखता है, और डीएनए तो इसके पास सर्कुलर डीएनए, याद रखना। जो प्रोकैरियोटिक में जो दिखता है जो प्लाज्मिड टाइप का सर्कुलर डीएनए वही है, यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं है, सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी थैलेकॉइड्स। क्लोरोफिल कहाँ पे है, थैलेकॉइड्स में है, मैं बताया था। ठीक है, यहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या, उसका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा के अंदर क्या हुआ, स्ट्रोमा के अंदर जो हमारा ग्रेना है, जो थैलेकॉइड्स है, वो ग्रेना, वो एक के ऊपर एक फॉर्म होकर क्या बन गया, ग्रेना बन गया। उस थैलेकॉइड के अंदर जो लुमेन है वही प्रेजेंट है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, वही जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा अपने में और फूड सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s। ठीक है, बताया था राइबोसोम, इसमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में मिलता है 70s, देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। वो स्मॉलर ही है। जो साइटोप्लाज्म में तो हमारा यूकैरियोटिक सेल है तो वहाँ पे 80s देखने को मिलेगा, पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये फिर प्लाज्मिड या प्लास्टिड के अंदर जो राइबोसोम देखने को मिलते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो 70s वाले होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये था प्लास्टिड के बारे में, और ज़्यादा डिटेल में तो इसमें दिया नहीं है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा डिटेल में हमको वहाँ पे पढ़ना है, कहाँ पे, प्लांट फिजियोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस वाले में। ठीक है, तो वहाँ पे हमसे ज़्यादा वहाँ पे देखेंगे, बाकी यहाँ पे इतना देखना काफ़ी है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अब आगे डिस्कशन कर रहा है ये राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में क्या डिस्कशन कर रहा है कि राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज द डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पेलेट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि, मतलब हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि एक तरफ साइंटिस्ट का नाम दे दे, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दे दे, और यहाँ पे दे दे कि उन्होंने क्या डिस्कवरी किया है, जैसे कैमिलो गोल्गी, तो गोल्गी बॉडी है ना, और ये दे दिया जॉर्ज पेलेट फिर राइबोसोम, ऐसे करके दे सकता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हम वहाँ पे भी बनाएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। तो राइबोसोम क्या है, एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर था जिसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, जॉर्ज पेलेट ने किया था 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है राइबोसोम के बारे में, जो कि बार बार पूछता है और हमेशा पता होना चाहिए कि नॉट सराउंडेड, अभी हम जितने पढ़े सब डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड थे या फिर किसी ना किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड थे, पर जो राइबोसोम है वो नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है,
नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई सी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है वो 70S होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी 70S वाले मिलते हैं, अभी भी पढ़ा हमने, कहाँ, प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में, और कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, फिगर 8.8 बता रहा है, ठीक है। 2 सब यूनिट्स है, जैसे कि ATS का बात करते हैं, ठीक है, ATS का बात करते हैं। S क्या है? S जो है हमारा स्वीडबर्ग यूनिट है। क्या है? स्वीडबर्ग यूनिट, इससे नापते हैं, है ना, एक नापने का एक तरीका है। तो ATS है मान लीजिए, तो ATS कैसे होता है हमारा 60S प्लस 40S ऐसे होता है, ठीक है। तो बड़ा वाला कौन सा हुआ, ये वाला, छोटा वाला कौन सा हुआ, ये वाला। तो 2 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट मान लीजिए ये अगर ATS वाला है तो ये 60S है, ये 40S है। देख सकते हैं इसका शेप कैसा है ना। तो ये जो है हमारा, ये इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, यही प्रोटीन सिंथेसिस होना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये 40S है छोटा वाला, और ये बड़ा वाला सब यूनिट है। इन दोनों सब यूनिट आपस में जुड़े होते हैं और इसी से राइबोसोम बनता है। जो हमारा जो mRNA है वो यहाँ से ऐसे गया रहता है, tRNA ऐसे अपना एक अमीनो एसिड लेके आता है और यहाँ पे सब फैक्ट्री चलता है। आगे देखते हैं। The 2 subunits of ATS ribosome are 60S and 40S, while that of 70S ribosome are 50S and 30S। इसको जोड़ने का कोशिश मत करना, ये चीजें अपने हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। 60S 40S 100 होता है, पर यहाँ पे 80S है। 50S 30S 80 होता है, पर यहाँ पे 70S के लिए, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है यहाँ से। Here S Swedberg's unit stands for the sedimentation coefficient। किस लिए बोल रहा है? sedimentation coefficient, ध्यान रखना। जो Swedberg यूनिट है वो क्या है? वो है हमारा सेडिमेंटेशन, क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, ध्यान रखना। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ध्यान रखना। जो S है वो S क्या है? स्वीडबर्ग यूनिट। स्वीडबर्ग यूनिट के साथ और क्या है, मैं एलोक्वेंस से लिख देता हूँ, ठीक है। S क्या है? स्वीडबर्ग यूनिट है। स्वीडबर्ग यूनिट मतलब फिर से लिख रहा हूँ मैं, क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या बता सकता है कि इनडायरेक्टली, पहला बात है इनडायरेक्टली, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनडायरेक्टली मेजर ऑफ क्या? डेंसिटी एंड साइज। मतलब कि जो S है हमारा वो क्या बताना चाह रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो डेंसिटी और साइज के बारे में बताना चाह रहा है कि किसकी डेंसिटी और साइज क्या है, ठीक है। समझ आ गया S के बारे में? इस बात पॉइंट को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज इनडायरेक्टली मेथड ऑफ डेंसिटी एंड साइज। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स, जो कि हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। राइबोसोम के बारे में इतना ही बात किया। इसके बाद बचा है हमारा साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजेला, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल और न्यूक्लियस, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर बच जाएगा जो क्रोमोसोम के बारे में बात किया है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा, लास्ट वीडियो में हम सारा पॉइंट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। इसके बाद वाले वीडियो में और चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाइज हम कवर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका पूरा लाइन टू लाइन वाइज कवर हो जाएगा एनसीईआरटी का जो बायो है, और क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे अगर आप अच्छे से लाइन टू लाइन वाइज कवर करेंगे। इससे रिवीजन में भी आपको हेल्प ज़्यादा मिलेगा। और आप नोट करते चलिए, जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर नोट नहीं कर सकते तो PDF को डाउनलोड कर लीजिए, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल। ये PDF मिल जाएगा, तो PDF को आप बार बार देख सकते हैं कि मैं कहाँ किस पॉइंट में अंडरलाइन किया हुआ हूँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, है ना। तो इससे बार बार आपका रिवीजन फास्ट तरीके से हो जाएगा। और जब आप इतना बार रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन वाइज से, तभी क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारा जो एम है वो हमारा एम ही जानते हैं सबके सब, 360 आउट ऑफ 360 है बायो में। तो हमारा एम तभी अचीव हो पाएगा जब हम बार बार एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन वाइज से कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें।